हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 एचजेड। और यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अगर आप कम से कम 10 से 12 साल तक के पेपर को कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। और मैं इस चैनल पे आपको 2024 और 2023 का पूरा पेपर यानी सातों सेट 2024 का और सातों सेट 2023 का यानी 14 मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं। और अगर आप 14 मॉडल पेपर के पूरे सोल्यूशन को आप देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी है क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वह सभी 90 प्लस मार्क्स मैक्सिमम बच्चे लाते हैं, जो थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं वह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेहनत करिए, चैनल के साथ जुड़िए और मैं आपको 2023 और 24 दोनों मॉडल पेपर को पूरा सोल्यूशन सहित बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस चैनल पे दो पेपर कोड हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा सोल्यूशन सहित, 822 IA और 822 IB, यह दो पेपर कंप्लीट कर चुके हैं सोल्यूशन सहित। अगर यह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक पूरा कंप्लीट कर दिया गया है सिलेबस। अगर आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। अब बचा आपका चैप्टर 13 और 14 यानी सांख्यिकी 13 में और 14 में प्रायिकता। तो बहुत जल्दी ही यह चैप्टर भी इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत जल्दी ही 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए मैं चैप्टर 13 लेकर उपस्थित होने वाला हूं। थोड़ा सा शादी का टाइम चल रहा है, इस समय थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे इन्विटेशन आदि की वजह से, इसलिए आपको रेगुलर मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर ही मैं 13 चैप्टर की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आइए यहाँ पे अब समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जो पेपर है वह 2 खंडों में होता है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और खंड ब सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जहाँ पे हल करने वाले होते हैं, ठीक है। निर्देश आप पिछले प्रश्न पत्र की तरह ही है, तो इसलिए यहाँ पे निर्देश नहीं दिया गया है, ठीक है ना। पिछले प्रश्न पत्र में हमने बताया हुआ था। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। परिमेय संख्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी। देखिए परिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या आप समझ जाएंगे तो परिमेय वैसे ही पहचान जाएंगे। अपरिमेय क्या होगी कि जो संख्या रूट में होगी और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी वह सभी अपरिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, जैसे √2, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 2 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए हम रूट में 4 लिख दें तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है √2। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं और रूट के अंदर हैं वह सभी अपरिमेय होती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलिए, देखिए √2 यह एक अपरिमेय संख्या है, √3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 यह भी एक अपरिमेय संख्या है और यह सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। 2, 3, 7 यह सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। √9 यह क्या है, √9 को जब आप वर्गमूल इसका लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब यह न्यूमरेटर यानी अंश और यह हर, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो √9 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो वह 3 हो जाएगा। आप कहेंगे कि p/q के रूप में कहाँ पे है, तो इसके बटे में कुछ नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे छुपा रहता है, यानी 3/1 यह एक्चुअल में होगा। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c a = नॉट 0 के ग्राफ का आकार होगा। फर्स्ट ऑप्शन है परवलयाकार, सेकेंड ऑप्शन है आयताकार, थर्ड ऑप्शन है सीधी रेखा और फोर्थ ऑप्शन है वृत्ताकार। देखिए जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो ग्राफ होता है वह हमेशा परवलयाकार होता है। यह आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस याद रखना है, आपको कहीं पे भी ग्राफ आदि सिद्ध नहीं करना या दिखाना नहीं है। जब भी आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का ग्राफ क्या होता है तो परवलयाकार होता है। अब परवलय का आकार कैसा होता है आपको मैं यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए परवलय का आकार ऐसे ही होता है, यू की तरह, यह परवलय का आकार है। तो जब भी आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार कैसा होगा तो या तो वह परवलय आकार लिखेगा, नहीं तो परवलय
आकार अलग अलग कर सकता है या एक में देगा तो परवलय आकार, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परवलय आकार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण निकाय यक्स बटे में ए बराबर वाई बटे में बी कॉमा ए यक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वाई का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑप्शन है ए बी, थर्ड ऑप्शन है बी और फोर्थ ऑप्शन है बी बटे में ए। अब यहाँ से आपको वाई का मान पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले वाई का मान आपसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यह तो एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करें कि यक्स का मान निकाल कर, यह वाला इसको मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2, तो हम समीकरण 1 से यक्स का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दें। तो चलिए इस समीकरण को, यह जो दिया हुआ है इसको यक्स के रूप में पहले लिखते हैं। तो यहाँ से यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए बटे में बी वाई, यही होगा ना, ए बटे में बी गुणे वाई। अब यही मान आप यहाँ पे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए ए यक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ ए यक्स, तो ए गुणे यक्स का मान क्या है ए बटे में बी वाई प्लस बी वाई, यहाँ पे वैसे ये बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए और ए का गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी वाई और प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी एक्चुअल में अभी यह क्या होगा, देखिए बी का बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर, हमें वाई यहाँ से कॉमन दिख रहा है तो हम वाई कॉमन ले लेंगे। अब वाई कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी का जब इस बी में गुणा हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा क्या बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें वाई का मान चाहिए तो अब इसको हम इधर भेजेंगे तो वह कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, ठीक है ना। हमें किसका मान चाहिए, हाँ बटे में बी भी है, ठीक है ना, या पूरे के बटे में बी हो जाएगा। अब जब हम इसको इधर भेजेंगे तो यह बटे में जाएगा। अब बटे में जाएगा तो क्या होगा, देखिए जब यह बटे में जाएगा इधर तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर बटे में बी। अब यह उल्टा हो जाता है, यानी बी जो है ऊपर चला जाएगा और यह नीचे ही रह जाएगा, यानी जब यह नीचे रह जाएगा तो यह तो कट जाएगा और बी हमने बताया ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर आपका क्या आया, वाई बराबर बी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाई बराबर बी। वाई का मान क्या आया, बी आया। अब बी कौन से ऑप्शन में, यह देखते हैं। तो बी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका बी, तो यही बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 4, ए स्मॉलर देन 4, बी सेकेंड ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 4, थर्ड ऑप्शन है ए स्मॉलर देन 2 और फोर्थ ऑप्शन है ए स्मॉलर देन 4। आइए हल करते हैं इसको। देखिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है, जब कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, यानी इसका जो मान है वह 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तब उसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। अब यहाँ से हम इसका मान इसमें रखते हैं, समीकरण दिया हुआ है तो इसकी तुलना हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। तो ए के स्थान पे यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। बी के स्थान पे क्या है -4 और सी के स्थान पे क्या है ए है। अब वही मान यहाँ पे रखना है। तो देखिए बी का मान -4, तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा -4 ए का मान है 1 और सी का मान क्या है आपका, सी का मान है ए। इसको हल करेंगे तो देखिए 16 माइनस 4a, ठीक है ना, 16 माइनस 4a। अब यहाँ से क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 4a बराबर हो जाएगा माइनस में 4a बराबर -16, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 4 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी a का मान क्या आया 4 आया, a का मान क्या आया 4। तो देखिए अब a का मान 4 आया, यानी a का मान या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता है। 4 से क्या होगा, बड़ा हो सकता है, 4 से छोटा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। फर्स्ट ऑप्शन में है ए स्मॉलर देन 4, तो यह तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ए स्मॉलर देन 4, तो यह ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन 4, यानी ए का मान क्या होगा 4 से बड़ा होगा। तो हमने अभी बताया ना, या तो ए 4 के बराबर होगा या ए का मान जो होगा बड़ा होगा किससे, 4 से। यही दो ऑप्शन अब देखना है। तो ए बराबर 4 तो कहीं पे है ही नहीं। अब यहाँ पे ए स्मॉलर देन 2 तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा, ए स्मॉलर देन 4 यह भी रॉन्ग हो जाएगा, ए का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। यानी यह जो सभी पद दिए गए हैं समांतर श्रेणी में हैं और उसका 10वां पद पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रूट में 242, सेकेंड ऑप्शन है रूट में 288, थर्ड ऑप्शन है रूट में 200 और फोर्थ ऑप्शन है रूट में 162। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पे अब हल करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न को हल करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पद होता है ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर √2। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे यानी सार्वंतर निकालेंगे। तो अब 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे यानी 2√2 माइनस √2। तो देखिए यहाँ पे √2 कॉमन मिल रहा है, √2 कॉमन हो गया तो 2 - 1, 2 में से 1 गया 1 जाएगा यानी डी का मान भी क्या आया, √2 आया। अब 10वां पद पूछ रहा है यानी n का मान आपको 10 दिया हुआ। सूत्र लगाएंगे 10वां पद यानी a 10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। a का मान आपको पता है √2 है, n का मान 10, 10 में से 1 गया 9 यानी 9 और गुणे में डी का मान क्या है √2। ठीक है, यहाँ से देखिए √2 यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 9, 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 1 10, 10 √2। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि क्या 10 √2 कहीं पे आया हुआ है, तो नहीं आया हुआ है। अब क्या करें, तो अब आप सोचेंगे कि आंसर तो गलत हो गया, लेकिन आंसर गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें इस आंसर को जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है इस ऑप्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब इस रूट को 10 को हम रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो आपको पता है कि जिस संख्या का जोड़ा बनता है वही संख्या रूट के बाहर होती है। तो जब यह रूट के अंदर जाएगी तो यह 10 × 10 होकर जाएगी, तभी ना यह जोड़ा बना हुआ है तो बाहर है, और गुणे में 2 पहले से है तो 10 × 10 100 और 100 में 2 का गुणा होगा तो 200 यानी रूट में 200 आएगा। क्या आएगा, रूट में 200। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे रूट में 200 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में रूट में 200 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0,5, 5,10, 10,15, 15,20 डैश है, मतलब बारंबारता है 2, 4, 6, 10। अब आइए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, अब वर्ग अंतराल 0-5 से लेकर 15 से 20 तक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, यह दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता, तो बारंबारता को लिख लेंगे जिसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं। 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10 यह दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इन सभी के मध्य बिंदु को, ठीक है ना, मध्यमान जिसे कहेंगे, उसे XI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 0 और इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे लेंगे, 5 और 0 5 ही होगा, और 5 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5। ठीक है, 10 और 5 15, 15 में जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5, 15 10 25, 25 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, 15 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 15 35, 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे जो अगला कॉलम बनता है वो होता है FI XI, FI गुणे में XI। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो देखिए 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 1 5 यानी 5.0, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे 4 का गुणा 7.5 में करेंगे तो 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 7 = 28 और 2 30, तो यहाँ पे 30, दशमलव के बाद उस 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब देखिए 12.5 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 के 0 और 6 दूनी 12, 3 15 के 5 और 6 कम 6 और 1 7 यानी 75 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे अब 10 का गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा यानी 175 हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं इन सभी को, तो देखिए 75 75 क्या हो जाएगा 150 और 100 यह है तो 250 हो गया, 250 और 30 और 35 और 5 35, तो क्या हो जाएगा 285 हो जाएगा। देख लीजिए 175 तो 75 और 75 150 होगा और 100 यह तो 250, 250 और 30 280, 5 85 285 हो गया। यहाँ पे बारंबारता वाले को ऐड कर लेंगे यानी FI का जो मान है तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 10
22। अब क्या करेंगे, जो एफ आई एक्स आई का मान है उसे एफ आई से डिवाइड कर देंगे, यानी 285 में 22 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे, देखिए एक बार गया पहले, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। यहाँ पे इसको उतार लिए, 65 हो गया। अब 22 दूनी 44, यानी 65 में से 44 को माइनस करेंगे, 22 दूनी 44, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। 65 में से 44 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 12 आया है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखेंगे कितना बार जा रहा है, तो 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 19, यानी 9 बार जाएगा, यानी 12.9। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है 84, तो यह तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन 84.4, यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 12.95, हम दशमलव के कई स्थान तक निकाले हैं, तो अगला आपको इससे मिलता जुलता और कोई वैल्यू तो है नहीं, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 12.95, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 आया हुआ, 13.05, तो यह होगा ही नहीं, 12.95, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में एफ डी हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, फर्स्ट ऑप्शन है कोण बी बराबर कोण ई, सेकेंड ऑप्शन है कोण ए बराबर कोण एफ, थर्ड ऑप्शन है कोण ए बराबर कोण डी, और फोर्थ ऑप्शन है कोण बी बराबर कोण डी। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, दो त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज आपका है ए बी सी, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, तो यह त्रिभुज आपका ई डी और एफ, यह बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देखिए ए बी बटे में डी ई, यानी यह जो भुजा है वह बटे में यह दिया हुआ है, यानी ए बी बटे में डी ई, यह बराबर है बी सी बटे में एफ डी, तो बी सी यह है और एफ डी यह है, तो बी सी बटे में एफ डी, बी सी बटे में एफ डी, ठीक है। यह दो दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है कि समरूप कब होंगे, इन कोणों में से कौन सा कोण बराबर होगा तो समरूप होंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संगत भुजाएं और संगत कोण जब आपस में बराबर होते हैं तभी वह त्रिभुज समरूप होता है। अब बोला हुआ है कोण बी बराबर कोण ई, तो कोण बी यहाँ पे है और कोण ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये संगत हुआ ही नहीं, तो यह ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण एफ, तो कोण ए यहाँ पे है और कोण एफ यहाँ पे है, तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला हुआ है कोण ए बराबर कोण डी, तो कोण ए यहाँ पे और कोण डी यहाँ पे, तो यह भी नहीं होगा। फिर बोला हुआ है कोण बी बराबर कोण डी, तो देखिए कोण बी यहाँ पे और इसमें यहाँ पे, यानी यह दोनों क्या है, संगत कोण है, ठीक है ना। यह तो संगत भुजाओं का अनुपात दिखाया हुआ है, और यह दोनों कोण, कोण बी और कोण डी क्या है, संगत कोण है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी यह ए बी सी तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी संगत नहीं है, ठीक है। फिगर आपको ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी ई एफ लिखा हुआ है, अगर आप डी ई एफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको इस टाइप से लिखना है ई डी एफ। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, अगर आप इसको डी को ऊपर कर देंगे तो फिर आपको संगत भुजाएं यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार से फिगर को बनाकर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, कोण बी बराबर कोण डी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यह त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। हम मान लेते हैं कि यह इसकी भुजाएं ए बी सी हैं, और इसके जो शीर्ष दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं, 0,4 यहाँ पे है, यहाँ पे 0,0 यहाँ पे, और यहाँ पे 3,0। अब यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, यानी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, और उन तीनों को जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। परिमाप ही होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अब यहाँ पे चलिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी, तो सूत्र आपको पता होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यह x1, यह y1, यह x2 और यह y2, ठीक है। चलिए x2 - x1, तो x2 का मान 0, x1 का मान भी 0, तो यह तो पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान 0, y1 का मान है 4, तो 0 - 4। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या बचा हुआ है, -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ठीक है। ए बी का मान हो गया। चलिए बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी बराबर यहाँ पे देखिए x2 y2 है, तो आप इसको x1 y1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको x1 y1 मान सकते हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी सी का मान देखिए x2 का मान 0, x1 का मान है 3, ठीक है ना, यानी आपको क्या हो गया 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
0 - 3 का होल स्क्वायर, बाकी 0 है तो हम आगे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी BC का मान आ गया 3। अब निकालेंगे AC का मान। चलिए अब इसको x2 कर लेते हैं, इसको y2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ AC का मान निकालते हैं तो AC का मान क्या हो जाएगा रूट में। अब यहाँ पे देखिए यह x2 - x1, तो x2 का मान 3, x1 का मान 0, यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान है 4। तो सिंपल क्या करेंगे, 0 - 4 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, माइनस जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी AC का मान जो आया वह 5 आया। ठीक है ना, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो रूट में 25, 25 5 का स्क्वायर है, तो AC का मान आ गया 5। परिमाप आपसे पूछ रहा है, परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं हमने निकाल लिया, AB BC AC, तीनों के मान को निकाल लिया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो पहला मान यहाँ पे 4 आया है, 4, दूसरा मान है 3, 4 3 7, और यहाँ पे तीसरा मान है 5, तो 7 5 12। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है तो हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें वहाँ लाइन बाय लाइन लिखना तो है नहीं, तो हम आपको बस बता रहे हैं कैसे आप निकाल सकते हैं आंसर को। 4 3 7 5 12, यानी जहाँ पे भी 12 आया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C में आपका 12 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, यदि 3 tan A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3/4, सेकेंड ऑप्शन है 5/4, थर्ड ऑप्शन है 3/5 और फोर्थ ऑप्शन है 5/3। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर tan A का मान हम निकालें तो tan A क्या हो जाएगा, देखिए tan A हो जाएगा, यह 3 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी 4/3। हमें sec A चाहिए, तो देखिए sec A होता है 1 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम कहें sec A = 1 प्लस tan स्क्वायर A, आपने सूत्र पढ़ा होगा। देखिए सूत्र क्या होता है यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह सूत्र होता है। अब यहाँ से हमें अगर हम इसको पक्षांतर कर दें दूसरी तरफ तो यह क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर में यह है तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, यानी 1 + tan स्क्वायर A। आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। मान रखिए यहाँ से, देखिए 1 प्लस tan का मान है 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इसका इसमें गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 9 × 9 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, 25/9, इस पे रूट। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर है तो 5 और 9 3 का स्क्वायर है 5/3, सेके का मान आ गया 5/3। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 5/3 आप देख रहे हैं, 5/3 ऑप्शन नंबर D में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 10 है, यदि tan अल्फा बराबर cot अल्फा बराबर 5 तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 27, सेकेंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 23 और फोर्थ ऑप्शन है 25। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पे देखिए tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग करते हैं तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा, ठीक है ना, tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर 25। ठीक है, हमें इसी का मान चाहिए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज उतार लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 2 tan अल्फा इंटू 1/tan अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, tan से tan कट जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो यह 25 - 2 और यहाँ पे यह वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी tan स्क्वायर अल्फा और प्लस cot स्क्वायर अल्फा, उसी का हमें मान निकालना है। 25 में से 2 गया तो 23 हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 23। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पे 23 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C में 23 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0 स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन π/2 तो थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है π/4, थर्ड ऑप्शन है π/2 और फोर्थ ऑप्शन है पाई। आइए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा दिया हुआ है, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हमें मिला, यहाँ से देखिए
यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी हमने निकाला। यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो साइन थीटा बराबर तो 1 आया। अब देखेंगे कि यह जो मान है वह साइन कितने डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर क्या आया 90। अब आप कहेंगे ये तो आंसर ही नहीं आया हुआ है, आपसे एंगल थीटा का मान पूछ रहा है लेकिन पाई के रूप में आंसर आया हुआ है, तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई और इसमें 90 गुणे इसमें पाई बटे में 180 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, पाई बटे में 180 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब गुणा करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, यानी यह आपका आ गया पाई बटे में 2 रेडियन में कन्वर्ट करने पर। तो पाई बटे में 2, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में पाई बटे में 2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 3/4 और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अब हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस को उधर पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हम दोनों पक्षों में कॉस से भाग दे दें तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और किसी एक ही संख्या से अगर हम दोनों पक्षों में भाग गुणा या जोड़ घटाना कुछ भी करते हैं तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साइन बटे में कॉस तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं टेन थीटा बराबर 1, आपको इस बात को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब टेन क्या होता है, देखिए टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, तो लंब भी 1 और आधार भी 1। अब हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 1 + 1 और वह रूट में, तो रूट में 2 हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो गया। अब इसकी जरूरत क्यों है अभी आपको पता चलेगी। अब यहाँ पे देखिए इसका मान चाहिए हमें, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे लिखा था, अभी देखिए इसको पक्षांतर किए थे हम, तो यहाँ पे क्या आया था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यह आया था पक्षांतर करने पर, इसको जब इधर किए थे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आया था। अब देखिए कि क्या इस साइन थीटा के स्थान पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो चलिए अब इस साइन के स्थान पे हम कॉस थीटा रख देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, कॉस थीटा, यहाँ पे 4 आया तो कॉस पे पावर 4 थीटा, और यहाँ पे कॉस पे पावर 4 थीटा पहले से ही है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा, ठीक है ना, 2 कॉस 4 थीटा, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, 2 गुणे कॉस का मान अगर यहाँ से निकालें तो आपको पता है लाल बटे कक्का आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या है 1 है और कर्ण क्या है रूट में 2, यानी 1 बटे में रूट में 2, और यहाँ पे कॉस पे पावर 4 है तो इस पर भी पावर 4 दे देंगे, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 गुणे, देखिए जब 4 पावर होगा तो आपको पता है कि 2 रूट का अगर आपस में हम कहें कि √2 मल्टीप्लाई √2 तो वह क्या हो जाएगा, √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, यानी 4 पावर ऐसे 4 बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रूट ऐसे मिल जाएंगे बिना रूट के, ठीक है ना। देखिए जब इन दोनों का गुणा होगा तो यह 2 हो जाएगा, ऐसे एक बार और गुणा होगा 2 अलग अलग और √2 का तो अभी 2 हो जाएगा, यानी 4 बार गुणा हुआ तो हमें 2 गुणे 2 मिला। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 तो कट गया, बचा क्या, 1 बटे में 2। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, 1 बटे में 2, तो यहाँ पे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का जो मान आया हुआ है 1 बटे में 2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 24.5 सेंटीमीटर। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक वृत्त पहले बना लेते हैं तो प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। देखिए एक अच्छा सा हमने वृत्त बना लिया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला हुआ है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई
24 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे हम एक बिंदु ले लिए, ठीक है ना, एक क्या कर लिए यहाँ पे, एक बिंदु ले लिए यहाँ पे। अब हम एक बिंदु ले लिए, बिंदु, इस बिंदु का नाम हमने क्यू रख दिया। बिंदु क्यू से यह एक स्पर्श रेखा खींचा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, स्पर्श रेखा इसको टच करेगी, ठीक है। अब उसकी लंबाई बोल रहा है आपसे 24 है, बोला हुआ है फिर, तथा क्यू से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 है, यानी यह वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, यह वृत्त का केंद्र है, यहाँ से इसकी दूरी 25 है, ठीक, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक यह पूरा क्या है 25 है। चलिए इसका नाम हम ओ रख देते हैं और इसको स्पर्श रेखा से मिला लेते हैं। अब जो आपको पता होगा कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यह जो है लंब हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और आपसे त्रिज्या का मान पूछ रहा है, यानी यह आर पूछ रहा है। तो अब आपको पता होगा कि जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो सामने की भुजा क्या होती है, कर्ड होती है, यानी जो ओ क्यू है, चलिए इसका नाम हम पी रख लेते हैं, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू कर्ड हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, पी क्यू आधार हो गया, और यह आपका लंब हो गया। अब यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ड क्या है यहाँ पे 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब आर स्क्वायर और प्लस आधार आपका 24 का स्क्वायर। इसी को हल कर लेना है, हमें आर का मान मिल जाएगा 625, 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, 576 बराबर आर स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो देखिए, माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 76, 24, 600 और 25, तो 25 और 24 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, आर बराबर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर है तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यह किस में आएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 सेंटीमीटर। देखिए आपको यह सभी प्रश्न भले बहुविकल्पी हैं, और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, और हल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो आपको इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना है, ताकि अगर यह प्रश्न आपके हल करने वाले प्रश्नों में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आए तो तब भी आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सके। और मेथड यही होगा, बस आपको थोड़ा सा लाइनिंग प्रॉपर लिखना है वहाँ पे बस। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला हुआ, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो एक वृत्त ही पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले एक वृत्त हमने बनाया। चलिए अब क्या बोला हुआ है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, अब यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया P, यह बिंदु P है। अब कह रहा है कि केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। PA यानी यहाँ से अब एक लाइन खींचेंगे, इसको मिलाएंगे, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इसको, इसका नाम हमने रखा A और इसका नाम हमने रखा B, यह उसका केंद्र है O, ठीक है। यह चित्र आपसे कह रहा है। अब कह रहा है कि इस पे जो स्पर्श रेखा, यह PA हो गई, PB हो गई, और यहाँ से यह त्रिज्या, ठीक है ना, यहाँ पे जो केंद्र है केंद्र से इसको मिलाना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि यह जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पे ऐसे लंब होती है, और यह कोण आपसे कह रहा है कि 80 अंश है। क्या है 80 अंश है, और आपसे पूछा क्या है POA, यानी POA इसका मान पूछा हुआ है। अब आपको एक बात पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बिंदु P है तो जो 80 अंश है, कोण P पूरा 80 अंश है, लेकिन यह जो लाइन है जो OP है, इस कोण की क्या है अर्धक है, कोण P की अर्धक है OP, ठीक है ना। कोण P की क्या है अर्धक, अर्धक का मतलब कि अगर यह 80 अंश का कोण है तो यह आधा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक यह 40 होगा, और यहाँ से यहाँ तक यह 40 होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है POA का मान, तो चलिए यहाँ पे कोण O का मान निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब जब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए कोण POA प्लस कोण PAO प्लस कोण APO बराबर 180 अंश। यहाँ से मान रखिए, देखिए कोण POA तो हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, कोण POA इसका मान निकालना है, प्लस PAO कितना होगा, PAO यानी कोण A की बात कर रहा है, जो बीच में होता है उसी की बात हो रही है। तो कोण A यह लंबा है तो 90 डिग्री होगा, यह 90 अंश, प्लस APO यानी यह आधा, टोटल 80 है तो आधा क्या हो जाएगा 40, तो यह 40 बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़कर पक्षांतर कर देंगे तो 90 और 40 हो जाएगा 130, पक्षांतर करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 180 माइनस 130, ठीक है ना।
तो 180 में से 130 जाएगा तो यह हो जाएगा 50, यानी कोण POA आ जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कोण POA बराबर 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। यहाँ पे आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। फर्स्ट ऑप्शन है थीटा बटे में 180 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, सभी ऑप्शन को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको बताते हैं, सबसे पहले समझिए, बोला हुआ आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। तो देखिए उसकी सिंपल आपका सूत्र ही होता है, आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमने सूत्र बताया हुआ है। सूत्र होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और गुणे में पाई आर स्क्वायर, यह आपका सूत्र होता है। यह जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या यह ऑप्शन है कहीं पे, तो आप कहेंगे नहीं है। तो नहीं है तो कहीं इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए थीटा बटे में 360 कहीं पे भी नहीं है। पाई आर स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो एक पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और कहाँ पे है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर के साथ 2 भी है, यानी अगर हम 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो हर में भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यह बनेगा क्या, यह बन जाएगा थीटा बटे में, अब 2 का गुणा करिए, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 के 2, 2 3 6 1 7 और गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, थीटा बटे में 720 गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। देखिए ठोस पाइप, अब जो पाइप होगी, पाइप किस आकार की होगी, बेलन के आकार की होगी। व्यास दिया हुआ है तो यहाँ से त्रिज्या हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ठोस पाइप है तो उसकी त्रिज्या मिल जाएगी, यानी आर बराबर, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो आर बराबर 2 हो जाएगा। लंबाई का मतलब उसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दीजिए, पाई को वैसे ही रखेंगे क्योंकि पाई के रूप में आंसर आया हुआ है। आर स्क्वायर, तो आर का मान 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एच का मान 20 है। गुणा कर लीजिए, 20 चौक के 80 पाई घन सेंटीमीटर, 80 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए अर्धगोला कैसा बनता है, पहले यह देखिए, ऐसे अर्धगोला होता है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि यह जो वक्र वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल, और प्लस यह जो ऊपर वाला भाग है जो आधार है इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वैसे तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही होगा कि वह होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन आया कैसे, देखिए यह आपका अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस यह आधार है वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1, गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 2 और 1 3, यानी 3 पाई आर स्क्वायर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 3 पाई आर स्क्वायर आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं और आपसे माध्यक वर्ग पूछा हुआ है। तो देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। किसकी, संचयी बारंबारता की। ठीक है ना, संचयी बारंबारता। तो चलिए संचयी बारंबारता हम यहीं से निकाल लेते हैं इसी टेबल की सहायता से। तो देखिए संचयी बारंबारता के लिए यहीं पे हम कॉलम बढ़ा लेते हैं और संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले में वही लिखते हैं, दूसरे में इन दोनों को जोड़ कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तीसरे में अब इन दोनों को जोड़कर, तो 12 और 10 22, 12 और 10 22। अब 22 और 18 अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 18 को जोड़ लेंगे 22 में, तो 22 और 18 हो जाएगा आपका 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40, 40 और 10 50। ठीक है, लास्ट में क्या आया, 50 आया। अब सूत्र होता है आपका n/2, यानी 50 बटे में 2 बराबर क्या आ गया, 25। अब हमें इसमें से जो संचयी बारंबारता है उसमें से उस मान को लेते हैं जो 25 से थोड़ा सा बड़ा हो,
ठीक है ना, 25 से बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए। जस्ट बड़ा अगर मिल जाए तो उसी को ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब 25 से जस्ट बड़ा में क्या है, 40 है। छोटा नहीं लेना है, बड़ा लेना है, ध्यान रखिएगा। अब जस्ट बड़ा अगर 26 होता तो 26 को लेते, ठीक है। 27 होता, अगर मान लीजिए अब 26 भी आता, 27 भी आता तो हम 26 को लेते, लेकिन यहाँ पे अब जस्ट बड़ा में और कोई नंबर नहीं है, 40 है, ठीक है, तो हम 40 को लेंगे। अब 40 के लाइन में देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे वर्ग अंतराल आया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, यानी 30 और 40, यही जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा। आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। देखिए n का मान क्या आया, 25 आया, 25। अब देखेंगे कि अब किसके नियरेस्ट में है, नियरेस्ट इन द सेंस कि उसके आगे का नंबर लेंगे, 25 के बाद का नंबर। तो 26 27 28 कहीं पे यह नहीं है, तो नहीं है तो उसके आगे जो भी नंबर हमें मिलेगा उसको ले लेंगे। तो 40 यहाँ मिल रहा है, उसका उसका वर्ग अंतराल है 30 40, तो यही जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 25 के बाद 26 होता तो उसको हम लेते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या आ गया, 30 40, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः माध्यक यानी माध्यिका से यह है, ठीक है, 30 तथा 35 से इसका बहुलक होगा। देखिए इसका सूत्र होता है स्टूडेंट्स, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे में माध्यिका, 3 गुणे में माध्यिका माइनस 2 गुणे में माध्य, यह सूत्र होता है, ठीक है ना। यह आपका जो यह माध्यिका है और यह माध्य दिया हुआ है, तो 3 गुणे में माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू कितनी है, 35 है, ठीक है ना। 3 गुणे में 35 माइनस 2 गुणे में माध्य, माध्य की वैल्यू कितनी है, 30, गुणा कर लीजिए। 35 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 के 5 3 3 के 9 1 10, 105 माइनस 30 दूनी 60। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 105 में से 60 जाएगा तो यह आ जाएगा 45। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका 45 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। यदि एक घटना के निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता होगी, फर्स्ट ऑप्शन है 3/4, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अगर आपको कहता कि किसी घटना के 50% यानी 50%, तब 1/2 हो जाता। या जैसे आपका टॉस वाला सिस्टम होता है तो उसमें किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वह 50% यानी आधा होती है, तो उस कंडीशन में 1/2 हो जाता है। जैसे आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप जब भी उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वहाँ पे 1/2 होता है। लेकिन अगर बोला है कि एक घटना के निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता तो वह हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त हो गए, ठीक है। और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितने भी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, सभी प्रश्नों को 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। यह पार्ट 1 है आपका। हम सभी प्रश्नों को एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आप अगर हल करना चाहें तो आप अपने से एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आई होप कि सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये आगे के प्रश्न हैं। प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी प्रश्नों को हम समझाएंगे आपको, एक एक प्रश्न को हल करके आपको दिखाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे के प्रश्नों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे के भी प्रश्नों को दिखा देते हैं आपको। आगे के प्रश्न भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक प्रश्न को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। आप इन प्रश्नों को अपने से ट्राई करिएगा और उसके बाद मैं आपको वीडियो सोल्यूशन आपको दूंगा, ताकि अगर आपको कहीं पे डाउट है तो वह क्लियर हो जाएगा। हम बस आपको यहाँ पे प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं कि आप सभी प्रश्नों को एक बार देख लें। आप देख लें, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर डिपेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए यह सभी प्रश्न हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर हल करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने से। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ट्राई किए रहेंगे तो आपके लिए वह प्रश्न क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का अथवा वाला भी है, जिसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो उसी समय आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। अगले पेज पे है, अथवा में भी एक क्वेश्चन है। तो आई होप कि
इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो बचे हुए जो प्रश्न हैं उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में, इस कोड नंबर के पार्ट 2 में, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस साल के एंड तक कम से कम 10 के इस चैनल को करवा दीजिए, ताकि हमें भी एक अंदर से एक नई एनर्जी आए आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट करेंगे, मैं आपसे कोई भी चार्ज या कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से 10 के तक पहुँच जाएगा, क्योंकि 7 के नियर अबाउट में हम हैं, बहुत जल्दी 7 के हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। और थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो बस 3000 का ही गैप है, और अगर आप मन से चाह देंगे तो वह 10 की आसानी से हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपके पास जाती है और हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।